जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का रिवाइजेशन जो है करके वो मैं अभी कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष। मैं बता दूँ क्या क्या मैं आज रिवाइज करूँगा और क्या क्या नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो प्रमुख दिवस हुए करके, जो प्रमुख दिवस जो वनों से जुड़े हुए हैं वो क्या क्या दिवस हैं और वो क्या क्या किस कब कब मनाए जाते हैं उनकी बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं वन दिवस की बात करूँ, मैं अपने तरीके से याद करता हूँ, उसी तरीके से याद करूँगा। आप चाहे देखें इस वीडियो को ना देखें, मैं किसी को दिखाने के लिए या फिर ज्ञान के प्रदर्शन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे स्वयं के रिवाइजेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और यूट्यूब पर क्यों अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत सारा सार मैंने लिख रखा है। तो रोज़ रोज़ वीडियो के थ्रू मैं ये कहूँगा नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मकसद पर आता हूँ और अपनी बातें शुरू करता हूँ। सबसे पहले 14 जनवरी के अंतर्गत देखें तो 14 जनवरी को और 31 जनवरी को 14 जनवरी को और 31 जनवरी को कहीं जीव जंतु पखवाड़ा जो है वो मनाया जाता है। इस बात को जनवरी के महीने में 14 जनवरी को और 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा जो है मनाया जाता है। जनवरी के बाद फरवरी की बात आती है। 2 फरवरी को रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। जनवरी के बाद बात करें तो आती है फरवरी। मैं डबल रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद हो जाए, इसलिए ये रिवाइज कर रहा हूँ। आप सोच में मत पड़ जाना कि क्या हुआ, डबल कैसे बोलना है, या फिर एडिटिंग का मामला है या फिर कुछ और मामला है। नहीं, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं अपने तरीके से याद कर रहा हूँ। और जनवरी के बाद जो बात आती है वो बात आती है फरवरी की। फरवरी के अंतर्गत 2 फरवरी की मैं बात करूँगा तो 2 फरवरी को जो मनाया जाता है वो रामसर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फरवरी के बाद बात करें तो बात आती है मार्च की। मार्च के अंतर्गत मैं बात करूँ तो 21 मार्च को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। फरवरी के बाद बात करें तो मार्च की बात आती है 21 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद 22 मार्च की बात आती है। 22 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व जल दिवस जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। मार्च के बाद बात करें तो अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मार्च के बाद अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को कहीं विश्व पृथ्वी दिवस एक्चुअली जो हुआ करके वो कहीं मनाया जाता है। हमने इस बात को याद रखे रखना। 22 अप्रैल के बाद यदि बात करें तो 22 मई की बात जो है वो कहीं आती है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अप्रैल के बाद मई की बात आती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस एक्चुअली जो हुआ मनाया जाता है। मई के बाद बात करें तो जून की बात आती है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून के बाद जुलाई की बात आती है। जुलाई के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है या फिर वन सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। इस बात जून के बाद जुलाई की बात आती है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है या फिर वन सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। जुलाई के बाद अगस्त में कुछ नहीं है। फिर आती है सितंबर की बात। 16 सितंबर को ओसी यानी कि ओजोन जो दिवस है वो मनाया जाता है। अगस्त के बाद बात करें तो सितंबर की बात आती है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है तो ओसी ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को कहीं मनाया जाता है। इस बात को याद रखें। सितंबर के बाद बात करें तो अक्टूबर की बात जो है वो हमारे सामने आती है। अक्टूबर की जो बात एक्चुअली हुई करके वो हमारे सामने आती है। अक्टूबर की बात करो तो 1 अक्टूबर से लगाकर 7 अक्टूबर तक 1 अक्टूबर से लगाकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव जो कहीं न कहीं वन्य जीव क्या कहते हैं उसे, वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर की बात आती है। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ब्रैकेट के भीतर बहुत विशेष बात है। राजस्थान के अंतर्गत राज्य वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है ये जो तमाम दिवस हैं, इन तमाम दिवस जो हैं उनकी थीम 2025 जो है वो क्या है। सबसे पहले जनवरी की बात करने की मैं आवश्यकता नहीं रखूँगा क्योंकि जनवरी के भीतर अपन सबको पता है कि जनवरी के भीतर जीव जंतु पखवाड़ा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे पहले अपन 2 फरवरी की बात करते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर कहेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो हुआ वो मनाया जाता है। अपन को बहुत अच्छे से पता है। मैं अब बात जो कह रहा हूँ वो बात ये कह रहा हूँ कि 2 फरवरी की जो थीम है, आर्द्रभूमि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। मतलब कि 2 फरवरी की जो थीम 2025 है वो क्या है, वो है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस बात को याद रखें। तो देखिए जैसे कि मैं थीम 2025 की बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूं करके कि सबसे पहले जनवरी की बात नहीं करूँगा क्योंकि जनवरी के भीतर जीव जंतु पखवाड़ा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले 2 फरवरी की बात है। 2 फरवरी के अंदर क्या मनाया जाता है, रामसर आर्द्रभूमि जो कहीं दिवस है वो मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो हुआ, रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो आर्द्रभूमि क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। 2 फरवरी की जो कहीं थीम 2025 है वो क्या है, वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। 2 फरवरी के बाद बात करें तो मार्च की बात आती है। मतलब कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है।
तो 21 मार्च की कहीं कहीं जो थीम 2025 है, यानी कि मतलब फॉरेस्ट एंड फूड जो है वो कहीं की थीम 2025 है। 2 फरवरी के बाद मार्च की बात आती है, फरवरी के बाद मार्च की बात आएगी। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 मार्च की जो थीम 2025 है वो क्या है? वो यानी कि मतलब फॉरेस्ट एंड फूड है। 21 मार्च के बाद 22 मार्च की बात आती है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की थीम 2025 क्या? ग्लेशियर से बनता है भाई साहब, जल से ग्लेशियर। तो ग्लेशियर ऐसा कुछ है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो कहीं की थीम 2025 है। 21 मार्च के बाद 22 मार्च की बात आती है। 22 मार्च को तो मतलब विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है या फिर 22 मार्च जो है उसकी थीम 2025 क्या है? 22 मार्च की थीम 2025 है। तो ये जल किससे बना है? ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है उसकी थीम 2025 है। फिर कहीं कहीं बात करें करके तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर, 22 मार्च के बाद यदि बात करें तो 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि 22 अप्रैल की जो थीम 2025 है वो क्या है? अवर अर्थ, अवर प्लेनेट। ऑब्वियसली बात है 22 मार्च के बाद बात करें तो 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल जो एक्चुअली है करके 22 अप्रैल की जो थीम 2025 होगी वो क्या होगी? तो 22 अप्रैल की थीम 2025 है अवर अर्थ और अवर प्लेनेट जो है करके वो बन गई है। 22 अप्रैल के बाद बात करें तो हमारे सामने क्या बात आएगी? 22 अप्रैल की बात करें 22 मई की बात आएगी। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। तो 22 मई की जो थीम 2025 है वो क्या है? हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समथिंग ऐसी कुछ है। इसको आपको 22 अप्रैल के बाद 22 मई की बात आती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई की जो थीम 2025 है वो क्या है बताइए करके? तो 22 मई की जो थीम 2025 है वो ये है कि कहीं न कहीं हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश के उच्चारण में थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं, इनको सिर्फ आप भाव से समझें, इनके उच्चारण को महसूस ना करें यही बेहतर रहेगा इसके लिए, इस विकल्प के लिए। तो 22 मई जो एक्चुअली कहेंगे हुई करके उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने मई के बाद जून की बात आती है। जून मतलब कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून की जो थीम 2025 है वो पर्यावरण मतलब प्रदूषण, पॉल्यूशन, मतलब कि आप कह सकते हो प्लास्टिक पॉल्यूशन ऐसा कुछ है। प्लास्टिक पॉल्यूशन समथिंग, आगे एक और वर्ड है मैं बोल रहा हूँ उसे। मई के बाद जून की बात आती है। 5 जून को क्या बनाया? विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस या फिर 5 जून की थीम 2025 क्या? पर्यावरण मतलब पॉल्यूशन, मतलब कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, और आगे एक और वर्ड है मैं बोल रहा हूँ इस बात को। जून के बाद बात करें तो जुलाई की बात कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर कहीं सितंबर की बात करते हैं, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर की जो थीम 2025 हैं वो क्या है? 16 सितंबर की जो थीम 2025 एक्चुअली है करके वो क्या है? ओजोन दिवस है, समझ लीजिए। ओजोन दिवस है मतलब कि 16 सितंबर की जो थीम 2025 है वो क्या है? फ्रॉम साइंस। सीजन पर 2 फरवरी काम सर विश्व जिसमें अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है। रिवाइज मैं भूल गया तो देखना पड़ेगा भाई साहब, सीधी सी बात है। देख रहा हूँ भैया कहाँ पर अटके, वापस रिवाइज करेंगे उस चीज़ को। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च जल दिवस, जैव विविधता दिवस, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉरेस्ट एंड फूड और हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। देखिए 22 मई की बात करें तो बात करते हैं जून की, समझ रहे हो। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो एक्चुअली है करके, विश्व पर्यावरण दिवस एक्चुअली जो है करके उसकी जो थीम 2025 है वो क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2025 क्या होगी? पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब कि कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है करके वो इसकी थीम 2025 है।
22 मई के बाद बात करें तो जून की बात आती है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून की कहीं न कहीं जो थीम 2025 है वो क्या है? वो प्लास्टिक, मतलब कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, सबसे पहले कंबैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है करके वो कहीं की थीम 2025 है। उसके बाद यदि बात करें करके तो 5 जून के बाद बात करें तो जुलाई में इतना है नहीं, सितंबर की बात, अक्टूबर नवंबर ऐसा कुछ नहीं। 16 सितंबर की बात, ओजोन दिवस को मनाया जाता है और 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर की कहीं न कहीं जो थीम 2025 है वो क्या है? 16 सितंबर से साइंस, तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है वो कहीं की इसकी थीम 2025 16 सितंबर मतलब क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को कहीं न कहीं 16 सितंबर की जो थीम 2025 है वो क्या है? साइंस फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है उसकी थीम 2025 है। ठीक है, मैं बहुत विशेष चर्चा आप सभी के समक्ष कर रहा हूँ अभी कि कहीं न कहीं अपन जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के भीतर जो थीम पार्क हैं वो थीम पार्क जो हैं वो 10 हैं, लगभग एवरेज जो है वो 10 हैं। राजस्थान के भीतर जो प्रमुख जो थीम पार्क हैं वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात कर रहे हैं। इस बात को राजस्थान के भीतर जो तमाम थीम पार्क हैं वो थीम पार्क कहाँ पर स्थित है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले थीम पार्क की बात करें तो हमारे सामने जो थीम पार्क कहीं न कहीं जो आता है कि वो प्रकृति जो पार्क हुआ वो कहीं आता है। प्रकृति पार्क कहाँ पर स्थित है? सीपी मतलब कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर और चूरू के भीतर प्रकृति पार्क जो है वो स्थित है। थीम पार्क की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने प्रकृति पार्क जो हुआ वो आता है। प्रकृति पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है? सीपी मतलब कि आप कह सकते हो सीपी मतलब कि आप बहुत अच्छे से कह सकते हो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर एक तो स्थित है और चूरू के भीतर प्रकृति पार्क जो है स्थित है। प्रकृति पार्क के बाद बात करें प्रकृति का कैक्टस जो कहीं कहीं गार्डन हुआ था। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? कैक्टस वगैरह कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। तो कैक्टस गार्डन कहाँ पर हो गया? तो कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत कैक्टस गार्डन जो है वो स्थित है। प्रकृति पार्क के बाद बात करें तो प्रकृति का कैक्टस गार्डन जो हुआ वो आता है। कैक्टस गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? कैक्टस वगैरह कहाँ पर होते हैं? जैसलमेर साइड ही होते हैं। और उसके बाद तो कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? कुलधरा जैसलमेर के भीतर कहीं कैक्टस गार्डन जो हुआ वो स्थित है। कैक्टस गार्डन के बाद यदि अपन बात करें, कैक्टस गार्डन के बाद बात करें तो हमारे सामने बात आती है। कैक्टस गार्डन के बाद बात करें तो किशन बाग की बात आती है। किशन बाग जिसे जयपुर के दौरे कहा जा सकता है। किशन बाग या फिर जयपुर के दौरे कहाँ पर? जयपुर के भीतर है। कैक्टस के बाद बात करें, कैक्टस गार्डन के बाद बात करेंगे तो हमारे सामने जो थीम पार्क आता है राजस्थान के भीतर वो किशन बाग करके आता है। किशन बाग जिसे जयपुर के दौरे कहा जा सकता है। किशन बाग या फिर जयपुर के दौरे कहाँ पर स्थित हैं? तो जयपुर के भीतर स्थित है। किशन बाग के बाद बात करें तो इनकी सिटी पार्क या फिर कहीं भी फाउंटेन पार्क जो हुआ वो बन के आता है। इस बात को ठीक है, सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क जो है मतलब कि मानसरोवर जयपुर के भीतर ये स्थित है। इस बात को याद रखिए। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर आपको कि सिटी पार्क किशन बाग जयपुर के दौरों के बाद यदि बात करो इस सिटी पार्क जो है वो हमारे सामने आता है, जिसे फाउंटेन पार्क जो है वो कहा जा सकता है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क जो है वो राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर जयपुर के भीतर स्थित है सिटी पार्क या फिर कहीं के फाउंटेन पार्क के बाद यदि बात करोगे तो संविधान पार्क जो है वो आता है। संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है? जयपुर के भीतर स्थित है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने संविधान पार्क जो हुआ वो आता है। संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर के भीतर कहीं स्थित है। इस बात को याद रखें। संविधान पार्क के बाद यदि अपन बात करें तो अपन बहुत अच्छे से कहीं की बात कर सकते हैं। संविधान पार्क के बाद यदि बात करें तो बटरफ्लाई पार्क जो हुआ वो आता है। क्योंकि बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित? बहू मतलब कि उदयपुर के भीतर स्थित है। और कहेंगे ये जो बटरफ्लाई जो पार्क है करके वो नहीं अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी प्रस्तावित है। इस बात को याद रखें। संविधान पार्क के बाद बात करें वो नहीं बटरफ्लाई पार्क जो है वो हमारे सामने आता है। बटरफ्लाई पार्क जो है बहू मतलब कि उदयपुर के भीतर स्थित है। और ये जो कुछ तरीके होते हैं, कुछ नुस्खे लगाने पड़ते हैं याद करने के साथ, तुरंत थोड़ा याद रखिए। इस तरीके से याद करोगे, बाकी नहीं होगा, कोई तरीका नहीं याद करने का। याद रखना है तो बार बार घसीटनी पड़ेगी उन सारी चीज़ों को भाई साहब। वो कहते हैं कि दोहा मुझे इस वक्त याद आता है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुदान रसरी यावत जावत है सिल पर पड़त निशान। बार बार अगर आप घसीटोगे किसी चीज़ को तो पत्थर फिर निशान छोड़ने लगता है उस चीज़ के। भाई साहब असर तो दिखाने लगेगा। देखिए आगे अपन बात करें तो क्या बात करें, बटरफ्लाई जो पार्क था उसकी बात करें तो बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित? बहू खाते हैं, मिठाई को बहू कहते हैं अपने यहाँ, या फिर मारवाड़ क्षेत्र में या फिर बाहर से हैं। हमारे क्षेत्र में मिठाई को बहू कहते हैं। ठीक है, तो
बटरफ्लाई जो पार्क एक्चुअली है बहुमत उदयपुर के भीतर कहीं स्थित है और कहीं अलवर के अंतर्गत ये जो बटरफ्लाई पार्क हैं ये कहीं प्रस्तावित है। इस बात को याद रखें। बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करें तो अपन बात करते हैं बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करें तो बेगनवेलिया थीम जो है वो कहीं जाती है। बोगनवेलिया थीम जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो उदयपुर के भीतर भी स्थित है और जयपुर के भीतर भी स्थित है। इस बात को याद रखें। बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर जो थीम पार्क आता है वो बोगनवेलिया थीम जो है वो कहीं जाती है। बोगनवेलिया थीम जो है वो उदयपुर के भीतर भी स्थित है और जयपुर के भीतर भी स्थित है। बोगनवेलिया थीम के बाद बात करोगे जैव विविधता पार्क जो है वो आता है। राजस्थान में जैव विविधता पार्क जो है वो जे नहीं जी गमधर करके जगह है गऊ उदयपुर के भीतर, वहाँ पर कहीं कहीं ये जैव विविधता पार्क जो है वो स्थित है। बोगनवेलिया थीम के बाद बात करोगे तो हमारे सामने जैव विविधता पार्क आएगा। जैव विविधता पार्क जो है वो जे नहीं जी का मतलब क्या होगा? गमधर करके जगह है गऊ उदयपुर के भीतर, वहाँ पर ये जैव विविधता पार्क जो है वो स्थित है। जैव विविधता पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने नमो जैव विविधता पार्क आएगा। नमो जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है? नमो जैव विविधता पार्क जो है अलवर के भीतर यूपी प्रताप बांध जो है वो नमो जैव विविधता पार्क जो है वो स्थित है। जैव विविधता पार्क एक्चुअली कहीं कहीं हुआ, उसके बाद की बात करोगे तो नमो जैव विविधता पार्क जो हुआ वो आता है। नमो जैव विविधता पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर के भीतर एपी प्रताप बांध जो है उसे कहीं कहीं नमो जैव विविधता पार्क जो है वो कहा जाता है। नमो जैव विविधता पार्क के बाद ऑक्सीजन पार्क जो है वो हमारे सामने आता है। ऑक्सीजन पार्क हमारे राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है? ओके मतलब कोटा के भीतर स्थित है। नमो जैव विविधता पार्क के बाद बात करोगे तो ऑक्सीजन पार्क जो हुआ वो हमारे सामने आता है। ऑक्सीजन पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है? ओके मतलब कोटा के भीतर कहीं स्थित है। ये जो थे 10 जो थे वो लगभग थीम पार्क थे। फिर बात करें तो नोट लगा कर अलग सी बात है। मंकी वैली कहाँ पर? गलता जी जयपुर। मंकी वैली थी गलता जी जयपुर। एक आती बटरफ्लाई वैली, बटरफ्लाई पार्क की तो अपने बात कर दी बहु उदयपुर के भीतर स्थित है और उन्हीं अजमेर के भीतर प्रस्तावित। बटरफ्लाई वैली का मतलब वैली पूछा, मंकी वैली जयपुर के भीतर, बटरफ्लाई वैली भी जयपुर में भी कहाँ पर? तो बटरफ्लाई मतलब कि पुलिस स्मृति वन है जयपुर के भीतर, उसे बटरफ्लाई वैली जो है वो कहा जाता है। यदि आपसे बटरफ्लाई पार्क के बारे में पूछे तो वो उदयपुर के भीतर है, उन्हीं अलवर के भीतर, अजमेर के भीतर प्रस्तावित है। अलवर मत लिख रहना, अजमेर के भीतर प्रस्तावित है। और बटरफ्लाई वैली यदि आपसे पूछे तो जिसके मंकी वैली निजी का जयपुर में माई नहीं है तो बटरफ्लाई वैली कटे होला जयपुर में होला। तो बटरफ्लाई वैली जो है वो कि पुलिस स्मृति वन जो है जयपुर के भीतर, वहाँ पर बटरफ्लाई वैली जो है वो स्थित है। इस बात को याद रखें। पर वापस अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हुए उन सबकी वापस रिवाइजेशन कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपके समक्ष कि कहीं कहीं राजस्थान के भीतर तो प्रमुख वनों से संबंधित जो संस्थान स्थित है वो कौन कौन से संस्थान स्थित हैं। तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है वो काजरी जो संस्थान हुई उसकी बात आती है। काजरी संस्थान की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जा सकता है। ये जो काजरी संस्थान एक्चुअली है इसकी जो स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1959 के भीतर। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के भीतर इसकी स्थापना हुई थी काजरी के अंदर। काजरी जो संस्थान है उसके पूरे काजरी जो संस्थान है इसके टोटल 5 उपकेंद्र है। कौन कौन से 5 उपकेंद्र हैं भाई? देखिए, एक तो काजरी का जैसलमेर के अंतर्गत कहीं कहीं उपकेंद्र स्थित है और जो जैसलमेर के साथ साथ बात करोगे तो काजरी का कहीं एक उपकेंद्र जो है पाली के भीतर स्थित। पाली के साथ साथ काजरी का एक उपकेंद्र बीकानेर के भीतर स्थित। बीकानेर के अलावा बात करोगे तो 2 ऐसे उपकेंद्र हैं काजरी के जो राजस्थान से बाहर स्थित है। मतलब कि कह सकते हो आपके बीकानेर के साथ साथ बात करें तो कहीं के भुज करके हैं जगह जो कच्छ गुजरात के भीतर है, वहाँ पर काजरी का एक कहीं कहीं उपकेंद्र जो है वो स्थित है। भुज जो है कच्छ गुजरात के भीतर। उसके अलावा बात करोगे तो लेह लद्दाख के भीतर काजरी का एक उपकेंद्र जो है वो स्थित है। काजरी के बाद बात करोगे तो वनों से संबंधित राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख संस्थान जो आती हैं वो आती है आफरी जो हुई वो आती है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जा सकता है। आफरी जो संस्थान है इसकी जो स्थापना की गई थी 7-8-9 मतलब कि 1987 के भीतर इसकी स्थापना जोधपुर के भीतर की गई थी। फिलहाल अपन इतना ही जानते हैं। मतलब कि आफरी संस्थान के बारे में, आफरी संस्थान क्या करती है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के भीतर रिसर्च करती हैं, अनुसंधान करती हैं और ऐसी तकनीकें विकसित करती हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर वनस्पति को बढ़ाया जा सके। इतना ही है एरिड संस्थान के बारे में। एरिड संस्थान के बाद बात करें तो वनों से संबंधित जो संस्थान राजस्थान में जो कार्यरत हैं वो है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जो हैं। फिर राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना एक्चुअली की गई थी वो 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? जोधपुर नहीं, जयपुर के भीतर इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को
काजरी और आफरी के बाद बात करोगे तो वनों से संबंधित प्रमुख राजस्थान में संस्थान जो आती हैं वो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड करके संस्थान आती हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जो संस्थान 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? जोधपुर में, जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। बात कंप्लीट। वनों से संबंधित जो संस्थान थे वो कंप्लीट। अब राजस्थान के भीतर प्रमुख जो बायोलॉजिकल पार्क है स्थित हैं, जैविक उद्यान जो स्थित है वो 4 स्थित है। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करें तो सज्जनगढ़ करके बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अंतर्गत है। जैविक उद्यान राजस्थान के भीतर है जो उदयपुर में। इस बात को सज्जनगढ़ के बाद बात करोगे तो हमारे सामने माचिया सफारी करके कहीं कहीं एक बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। माचिया सफारी पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने नाहरगढ़ करके एक आता है जो नाहरगढ़ एक बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान में, जैविक उद्यान है जो जयपुर के भीतर स्थित है। नाहरगढ़ के बाद बात करोगे तो हमारे सामने अभेड़ा करके आता है जो बायोलॉजिकल पार्क है जो जैविक उद्यान है जो राजस्थान के कोटा में, और कोटा में भी कहाँ पर? नाता में स्थित है। इस बात को याद रखें। जब बायोलॉजिकल पार्क की बात हो रही है, जैविक उद्यानों की बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि मरुधरा करके एक बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है जो बीकानेर के बिचवाल के भीतर निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है जिसका। ठीक है, अब कहेंगे वापस जो थीम पार्क है उनके वापस में रिवाइज कर देता हूं। थीम पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले थीम पार्क की बात हो, प्रकृति पार्क जो हुआ था। प्रकृति पार्क राजस्थान में कहाँ पर? सीपी मतलब कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर और चूरू के भीतर प्रकृति पार्क जो हुआ स्थित है। प्रकृति पार्क के बाद प्रकृति का कैक्टस गार्डन जो एक्चुअली है वो हमारे सामने आता है। वो जो कैक्टस गार्डन एक्चुअली कहीं कहीं है, इस बात को याद रखें। कैक्टस गार्डन जो कैक्टस अपने यहाँ कहाँ होते हैं? जैसलमेर वगैरह, तो कैक्टस गार्डन जो है कुलधरा जैसलमेर के भीतर स्थित है। कैक्टस गार्डन के बाद बात करोगे तो किशन बाग आता है, इसे जयपुर के धोरे कहा जा सकता है। ये किशन बाग या फिर जयपुर के धोरे जयपुर के भीतर स्थित है। किशन बाग या फिर जयपुर के धोरों के बाद बात करो तो मतलब सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क आता है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन जो पार्क है उसीमा मतलब मानसरोवर जयपुर के भीतर स्थित है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क की बात करोगे तो हमारे सामने संविधान पार्क आता है। संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सर जयपुर के भीतर स्थित है। संविधान पार्क के बाद यदि बात करोगे सब मतलब कि बटरफ्लाई पार्क जो हुआ वो आता है। बटरफ्लाई पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित? मतलब कि उदयपुर के भीतर स्थित है, और वो नहीं अजमेर के भीतर ये बटरफ्लाई पार्क अभी प्रस्तावित है। बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे साथ बोगनवेलिया पार्क जो है, बोगन क्या आता है? बोगनवेलिया थीम राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर के भीतर भी स्थित है और कहीं की जयपुर के भीतर भी स्थित है। बोगनवेलिया थीम के बाद बात करोगे तो जैव विविधता पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जी गमतर करके जगह है, गाँव उदयपुर के भीतर, वहाँ पर ये जैव विविधता पार्क जो हुआ वो स्थित है। जैव विविधता पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने नमो जैव विविधता पार्क जो हुआ वो आता है। ये जो नमो जैव विविधता पार्क है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? नमो जैव विविधता जो पार्क है वो है अलवर के भीतर, AP प्रताप बांध है, वहाँ पर नमो जैव विविधता पार्क जो हुआ वो स्थित है। नमो जैव विविधता पार्क के बाद बात करोगे तो ऑक्सीजन पार्क आता है। ऑक्सीजन पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ओके, कोटा के भीतर स्थित है। ये थीम पार्क जो थे 10 पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। अब जो बात आती है वो नोट लगा कर, ये बात आती है वैली, मंकी वैली राजस्थान में कहाँ पर? गलता जी जयपुर के भीतर है। एक आती है बटरफ्लाई वैली। देखिए वैली सब जयपुर में, तो बटरफ्लाई वैली भी कहाँ हुई? जयपुर में भी कहाँ? पुलिस स्मृति जो वन है जयपुर के भीतर उसे बटरफ्लाई वैली कहा जाता है। कि अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य थे करके वो अपने एक बार के लिए कंप्लीट हो जाते हैं, इस बात को याद रखें करके। आगे अपन बात करेंगे, आगे अपन जो एक्चुअली हुए करके राजस्थान के भीतर स्थित प्रमुख जो वन संपदा है, प्रमुख जो घास एक्चुअली हैं उसके बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं जो राजस्थान के भीतर प्रमुख जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए, वो वृक्षारोपण कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। सबसे पहले हमारे सामने जो एक्चुअली आता मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम एक्चुअली जो हुआ वो बन के आता। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम एक साइड है और एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम एक साइड है। मरुस्थल जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था इसकी भी शुरुआत और मरुस्थल विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत, दोनों की शुरुआत 1977-78 के भीतर हुई थी। ये जो मरुस्थल जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है या फिर मरुस्थल जो विकास कार्यक्रम एक्चुअली है करके, ये जो एक्चुअली दोनों हैं करके, इनके अंतर्गत जो वित्तीय भागीदारी है वो 75:25 है केंद्र और राज्य की, मतलब 75 केंद्र का और 25 है वे राज्य का। ठीक है, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर टोटल जो हैं वो 10 जिले जो हैं वो सम्मिलित हैं, और कहेंगे मरुस्थल विकास कार्यक्रम के भीतर देखोगे 3 और 3 6 यानी कि 16 जो डिस्ट्रिक्ट है, 16 जो जिले हैं वो सम्मिलित है, ये अंतर है। ठीक है, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद बात करें तो हमारे सामने वृक्षारोपण प्रमुख कार्यक्रम जो आता है वो ऑपरेशन खेजड़ी करके आता है। ये ऑपरेशन खेजड़ी जो कार्यक्रम था,
ऑपरेशन खेजड़ी जो थी करके, ये जो ऑपरेशन था ये 1991 के भीतर इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों शुरुआत की गई थी? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए और खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी जो था वो चलाया गया। तो ऑपरेशन खेजड़ी के बाद प्रमुख वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आता है वो मतलब कि अरावली वृक्षारोपण जो कहीं कार्यक्रम हुआ वो आता है। अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो हुई थी करके वो 1991 के बाद 1992 के भीतर इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी। जो 1992 से 2000 तक के लिए ये अरावली वृक्षारोपण जो कहीं कहीं कार्यक्रम था वो चला था। अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है इसके भीतर जो सहायता की थी वो जापान देश ने सहायता की थी। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर टोटल 10 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें से अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर टोटल जो है करके वो जो 10 जिले सम्मिलित हैं उसमें से अरावली चत्र के ही सारे जिले हैं। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अरावली चत्र में नहीं आते हैं, बाकी पूरे के पूरे अरावली चत्र में आते हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया वो अरावली चत्र में नहीं है, फिर भी अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली चत्र में नहीं है, लेकिन अरावली वृक्षारोपण जो कहीं कहीं परियोजना कार्यक्रम जो है उसके भीतर सम्मिलित है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के अलावा बात करोगे तो जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण जो कहीं भी कार्यक्रम हुआ उसके भीतर सम्मिलित है। जयपुर के साथ साथ बात करूँ तो अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है उसके भीतर सम्मिलित है। अलवर के साथ साथ बात करोगे तो सिक्कर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित है। सिक्कर के साथ साथ झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित है। झुंझुनू के साथ साथ यदि बात करोगे तो आप पाओगे बहुत अच्छे से कि नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम हुआ उसके भीतर सम्मिलित है। नागौर के साथ साथ बात करोगे तो पाली जो डिस्ट्रिक्ट हुआ वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित है। पाली के साथ साथ सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित है। सिरोही के साथ साथ उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित है। अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम एक्चुअली हुआ करके उसके बाद बात करोगे तो प्रमुख वृक्षारोपण जो कार्यक्रम हमारे सामने आता है वो राज्य वानिकी, ऐसा कुछ है, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना जो हुई वो आती है। राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना जो हुई, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना जो हुई वो आती है। राज्य वानिकी जो क्रियान्वयन योजना थी करके उसकी जो शुरुआत एक्चुअली हुई थी करके वो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1996 से चलकर ये 2006 नहीं 2016 तक ये चली थी। मतलब कि 20 वर्ष से ये वृक्षारोपण योजना थी, इस बात को याद रखें। और कहीं कहीं ये जो राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना जो थी इसका टारगेट, इसका उद्देश्य यही था कि वन क्षेत्र को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना। राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना के बाद बात करोगे तो प्रमुख वृक्षारोपण जो कार्यक्रम या फिर वृक्षारोपण जो योजना हमारे सामने आती है वो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम है वो कहीं कहीं आता है, इस बात को याद रखें। ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2003 के भीतर इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी, इस बात को याद रखें। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम एक्चुअली हैं इसके 3 उद्देश्य, 3 टारगेट है। क्या क्या उद्देश्य? पहला उद्देश्य ये है, राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम है इसका पहला उद्देश्य ये है कि वनों को एवं जैव विविधता को बढ़ाना। और कहीं कि राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम है उसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि मिट्टी का कहीं कि क्या करना, संरक्षण करना और भूजल का कहीं कि संरक्षण करना, इस बात को याद रखें। ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम हुआ इसका तीसरा प्रमुख जो टारगेट है, तीसरा प्रमुख उद्देश्य जो है, तीसरा जो प्रमुख टारगेट है या फिर तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ये हैं कि गरीबी उन्मूलन करना और आजीविका के कार्यक्रम चलाना, इसके तीसरा प्रमुख उद्देश्य है, इस बात को याद रखें। अब जो एक्चुअली कह रहा हूँ और कि ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम है ये 3 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुआ है। फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। फेज फर्स्ट जो चला था वो 2003 से लेकर 2010 तक चला था। फेज सेकंड जो चला था वो 2011 से लेकर 2022 तक चला गया था और फेज थर्ड जो चला था वो 2023 के अंतर्गत चला था या फिर चला था 2023 के अंदर चला था, याद हो गया। अब जो कह रहा हूँ वो बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम था इसका जो फेज फर्स्ट एक्चुअली था उस फेज फर्स्ट के भीतर टोटल 18 जो जिले थे वो सम्मिलित थे। फिर बात करोगे तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर टोटल 15 जिले जो थे वो सम्मिलित थे। 15 जिलों में से 10 जिले जो थे मरुस्थलीय थे और 5 जिले थे गैर मरुस्थलीय। 5 जिले कौन कौन से गैर मरुस्थलीय जिले थे वो बताइए। 5 गैर मरुस्थलीय जिलों की बात करोगे तो जयपुर जिला जो था वो गैर मरुस्थलीय जिला था और राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड में सम्मिलित था। जयपुर के साथ साथ सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट था वो गैर मरुस्थलीय जिला था और सिरोही डिस्ट्रिक्ट फिर भी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड में सम्मिलित था। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे तो
सिरोही के साथ साथ बात करो सी नहीं डी, डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली था करके वो गैर मरुस्थलीय जिला था, फिर भी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड में सम्मिलित था। डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी गैर मरुस्थलीय जिला था, फिर भी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम जो था उसके फेज सेकंड में सम्मिलित था। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो भी मतलब कि आप कह सकते हो भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था, भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली था करके, भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था करके वो भी गैर मरुस्थलीय जिला था, फिर भी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर सम्मिलित था, इस बात को याद रखें। फिर कहेंगे राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज थर्ड के भीतर टोटल जो थे करके टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल 13 जो जिले थे वो सम्मिलित थे, इस बात को याद रखें। ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम जो था उसका जो फेज फर्स्ट जो था वो जापान देश की सहायता से JICA जिक्का की सहायता से चलाए बोले तो संचालित था, इस बात को याद रखें। और कहेंगे राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का फेज सेकंड भी जापान देश की सहायता से संचालित था, JICA जिक्का की सहायता से कहेंगे संचालित था, इस बात को याद रखें। फिर कहेंगे बात करोगे इसके बाद यदि अपन बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बात करोगे कि जैव विविधता राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम हुआ उसका जो फेज थर्ड था वो कहेंगे फ्रांस देश की सहायता से संचालित था या फिर फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी की सहायता से संचालित था। ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का जो फेज थर्ड था इसमें वित्तीय जो भागीदारी थी वो 70:30 थी। 70 किसकी? फ्रांस की, 30 किसकी? अपने राज्य की, इस बात को याद रखो। तो मसूरी जिलों के बाद राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने हरित राजस्थान जो कहीं योजना जो हुई वो आती है। हरित राजस्थान योजना जो हुई, हरित राजस्थान जो योजना हुई करके, हरित राजस्थान जो योजना थी, हरित राजस्थान जो योजना थी करके इसकी शुरुआत जो हुई थी हरित राजस्थान योजना की शुरुआत शायद कितनी हुई थी 2000। हाँ, हरित राजस्थान जो योजना एक्चुअली थी वो 2009 से शुरू हुई थी और 2014 तक चली थी। मतलब कि ये एक 5 वर्षीय वृक्षारोपण योजना थी, इस बात को याद रखें। राज्य वानिकी, फिर ये हो गया हरित राजस्थान जो योजना हुई। उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने वन धन जो योजना हुई वो आती है। वन धन योजना वो थी जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 12 अगस्त, कब? 12 अगस्त 2015 को कहेंगे ये जो थी वो चलाई गई। 12 अगस्त 2015 को कहेंगे ये चलाई गई थी। वन धन ये जो योजना थी, इस वन धन विकास योजना, नहीं वन धन विकास योजना नहीं, वन धन योजना, वन धन विकास योजना। वन धन योजना जो थी उस वन धन योजना का उद्देश्य यही था कि वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का विकास करना, और कहीं कहीं वे जो वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले जो लोग हैं उनकी वनों के प्रति जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम करना। वनों के निकट रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के रोजगार उपलब्ध करना, ये वन धन योजना का उद्देश्य था। वन धन योजना के बाद वन धन विकास योजना आती है। वन धन विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब शुरुआत हुई थी? 14 अप्रैल, हाँ 14 अप्रैल ही है, हाँ 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और वन धन विकास योजना जो थी बड़ी योजना थी, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। वन धन विकास योजना का उद्देश्य जो था वो क्या था? वन धन विकास योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? हाँ, वन धन विकास योजना का उद्देश्य यह था कि गैर लकड़ी आधारित जो उत्पाद हैं, गैर लकड़ी जिसमें लकड़ी का उपयोग नहीं, गैर लकड़ी आधारित जो उत्पाद है उनके माध्यम से आदिवासियों की आय को कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए काम करना। वन धन विकास योजना के बाद बात करोगे तो घर घर औषधि योजना आती है। घर घर औषधि योजना वो थी जो 2021 में शुरू हुई थी और 2026 तक संचालित होने वाली योजना थी। घर घर औषधि योजना का उद्देश्य मात्र इतना था कि घर घर औषधीय पौधे पहुँचाए जाए, जिसके औषधि का प्रयोग करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और औषधीय पौधे जो हैं वो बढ़ेंगे। घर घर औषधि योजना के तहत जो पौधे पहुँचाए गए थे वो पौधे कौन कौन से थे? तो अश्व का गीत, अश्वगंधा पौधा, कालमेघ पौधा और गिलोय पौधा, गीत मतलब कि तुलसी पौधा, ये थे। ये तो तमाम वृक्षारोपण कार्यक्रम जो थे वो गणित थे। वृक्षारोपण कार्यक्रमों के बाद बात करें तो हमारे सामने वानिकी एवं पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार, अवार्ड्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सब की बात कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।